आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो पशुपालन से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी तक जो आप लोगों का वेचू बीएड का पेपर हुआ है उसमें केवल और केवल 1 से 2 प्रश्न पूछा गया है। लेकिन अगर हम बात करें इससे पहले जो आप लोग का, मैंने यहाँ पर पशुपालन को इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि अभी आप लोग जो हो रहा है वो आपका CUET हो रहा है, ठीक है। लेकिन CUET से पहले आपका एनटीए जो भारत सरकार थी उसने कम 12 यूनिवर्सिटी का एक कंबाइंड आपका बीएड कोर्स कराया जाता था, जिसको हम लोग CUCET के नाम से जानते थे, ठीक है। तो उसमें जो आप लोग का सोशल साइंस का आप पेपर होता था तो उसमें पशुपालन से लगभग प्रत्येक वर्ष, मतलब 3 से 4 साल हुआ था आपका, तो इसमें आपका प्रत्येक वर्ष जो पूछा जाता था पशुपालन से वह 4 से 5 प्रश्न अधिकतर पूछे जाते थे। इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है ताकि अगर आपका, चूंकि क्या हो रहा है कि CUT लागू हो चुका है और लगभग 60% जो आपका पेपर पैटर्न है वो CUCET के द्वारा हो रहा है। CUCET का जो पेपर है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार उसको आप लोग देख भी लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके 4 से 5 प्रश्न उठने वाले हैं पशुपालन से, तो उसी को लेकर के आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पशुपालन के बारे में कि ये आपका पशुपालन होता है क्या, जिसको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनके लिए लिख देता हूँ, जिसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब ये एनिमल हस्बेंड्री होता क्या, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए दूध हो गया, मांस हो गया, या फिर कोई भी जो भी पशु के द्वारा उत्पादित होते हैं उत्पाद, उन जो पशुओं के द्वारा प्राप्त करने वाले, या फिर कृषि कार्य, या फिर जो माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग पशुपालन बोलते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो जो पशुओं को, कोई भी पशु हो, चाहे वो आपका बकरी हो, भैंस हो, गाय हो या फिर भेड़ हो, इन सभी को जब भी हम क्या करते हैं अपने किसी स्वार्थ के लिए, या फिर कह सकते हैं कि अपने फायदे के लिए, या फिर किसी चीज का उत्पादन करने के लिए जब हम इनका पालन करते हैं तो वही हम लोग का क्या होता है, पशुपालन होता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें गाय का हम क्यों पालते हैं, ताकि हमें उससे दूध प्राप्त हो सके। हम लोग बकरी को क्यों पालते हैं, ताकि हमें उससे मांस प्राप्त हो सके। हम लोग भेड़ को क्यों पालते हैं, ताकि हमें उनसे ऊन प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग बैल को क्यों पालते हैं, क्योंकि ताकि हम उससे क्या करें, अपने खेत की जुताई करा सकें। तो हर एक जो भी जानवर है उनको पालने का हमारा एक उद्देश्य होता है ताकि हम उससे कुछ ना कुछ फायदा ले सकें और उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हमारा निकल के आ सके, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि हम लोग पशुपालन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। समझ, यहाँ पर आप लोग का जनगणना हुआ था जिसको हम लोग लाइव स्टॉक यहाँ पर सेंसस बोलते हैं, ठीक है, लाइव स्टॉक सेंसस, ठीक है। लाइव स्टॉक सेंसस जो कि आपका 2019 में हुआ था, खास करके पशुओं को लेकर के, तो इसमें बताया गया था कि भारत में लगभग यहाँ पर भारत में लगभग 193.46 मिलियन क्या है हमारे यहाँ, गाय और बैल हैं, ठीक है। क्या है हमारे यहाँ, गाय और बैल हैं। इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि अगर बताइए कि वर्तमान समय में गाय और बैल की संख्या कितनी है, तो 193.46 मिलियन आपका यहाँ पर क्या है, गाय और बैलों की संख्या, ठीक है। और ये जो गाय और बैल हैं इनकी 2 नस्लें होती हैं, ठीक है। ये जो गाय और भैंस हैं और बैल हैं, जिसको हम लोग कैटल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो प्रजाति हैं या फिर कह सकते हैं नस्लें जो होती हैं, इनकी 2 नस्लें पाई जाती हैं, ठीक है। इनकी 2 नस्लें पाई जाती हैं। पहली नस्ल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुधारू नस्ल, दुधारू नस्ल बोलते हैं, ठीक है। दूसरी नस्ल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारवाही नस्ल बोलते हैं, ठीक है, भारवाही नस्ल। अब यहाँ देखिए दुधारू मतलब जो दूध देने वाली होती है, भारवाही मतलब जो भार में हो, ठीक है, यानी कि जिनका हम लोग जो दूध तो देती है लेकिन दूध बहुत कम देती है, लेकिन उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, कृषि के लिए अधिकतर करते हैं। इनका वजन भी बहुत ज्यादा होता है लेकिन ये कम खाती है, ठीक है, और ये छोटे आकार की होती है। तो पहले हम दुधारू के बारे में बात करें कि जो दुधारू मतलब गाय या भैंस होती है, या फिर दुधारू नस्ल के जो होती है गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जो होती है, ये क्या होती है। तो अब अगर हम बात करें इसमें, इस नस्ल की श्रेणी में सबसे पहले हम लोग गाय को रखेंगे, क्योंकि गाय जो होती है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर दूध देती है, ठीक है। और अगर हम बात करें भैंस भी देती है, लेकिन इसमें हम सबसे अधिक जो रखेंगे दुधारू लोगों में जो जानवर है उसमें आपका गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, ये आ जाते हैं।
तो इनमें अगर हम बात करें तो जो आपका कुछ दुधारू में आपके बैल भी आते हैं। इसको हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें आपके खेती के कार्य आते हैं। ठीक है, आपको जो बैल होते हैं वो किसके काम आते हैं, खेती के लिए आते हैं। वहीं अगर हम दुधारू बात करें जो दूध देती है, वही भारवाही में अगर बात करें तो भारवाही में उन जानवरों को रखा जाता है जिनका कद जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जो बहुत कम खाते हैं, और ये अधिकतर करके जो पाई जाती है वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और इसके अलावा इनका जो मेन होता है, मेन कह सकते हैं कि राज्य होता है या फिर प्रदेश होता है, उनमें आपका कर्नाटक सबसे मेन आपका भारवाही में, जिनमें आपका एक नस्ल वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है, उसका नाम है मलनाड गिड्ढा। ठीक है, मलनाड गिड्ढा नाम है उसका, जो कि आपका कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है, और वह किस श्रेणी में आता है, भारवाही श्रेणी में आपका पाया जाता है। ठीक है, अब यही अगर बात करें कि जो दुधारू गाय होती हैं या फिर भैंस होती हैं, तो हम गाय की अगर बात करें स्पेशली, तो दुधारू गाय में आपका कई नस्ल आ जाती हैं। ठीक है, दुधारू वाले में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई नस्लें आती हैं, जिनमें आपका हो गया गिर, सेकेंड आपका हो गया आपका जिसको हम लोग साहीवाल गाय के नाम से जानते हैं, साहीवाल, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा आपका दूध देने वाली भी गाय है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपका सिंधी आता है। ठीक है, सिंधी, और इसके अलावा देवनी, थरपरकर, ये सभी के सभी क्या है आपकी दुधारू नस्लों में आती हैं। ठीक है, अगर हम वही बात करें कि जो भारवाही नस्लें की गाय हैं, गाय या फिर भैंस हैं, उनमें आपकी जो स्पेशली अगर हम बात करें गाय की बात करें जो भारवाही में आती हैं, भारवाही नस्ल में, उनमें जो आपका सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं इसको पाया जाता है इसमें, तो वह आपका मलनाड गिड्डा, मलनाड गिड्ढा। ठीक है, ये आता, और ये स्पेशली कहां पाया जाता है, आपका कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें कि यह किस प्रकार की होती है, तो यह आकार में बहुत ही छोटी होती हैं और ये बहुत ही कम खाती हैं। अगर हम बात करें इनका रंग कैसा होता है, तो ये रंग में आपका लाल होती हैं, हरी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये काली भी होती हैं। और अगर बात करें कि दूध ये कितना देती हैं, तो ये प्रतिदिन में केवल और केवल 1 से 2 लीटर ही दूध ये देती है। ठीक है, 1 से 2 लीटर ही दूध ये देती है, जो भारवाही गाय होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि सबसे अच्छी नस्ल की जो गाय हैं वह कहाँ पे पाई जाती हैं आपकी हैं, तो वह आपकी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, जो सबसे अच्छी नस्ल की गाय होती हैं वह कहाँ पाई जाती हैं, आपकी राजस्थान में पाई जाती हैं। इनमें अगर हम बात करें राजस्थान में जो पाई जाने वाली गाय हैं, उनमें आपकी अभी मैंने बताया आपको थार प्रकार, इसके अलावा आपका राठी है, और साहिवाल आती हैं, लाल सिंधी आती हैं, गिर आता है, हरियाणवी आती है, मालवी आती है, और आपकी मेवाती आती है। ये सभी के सभी कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में। और जो राजस्थान की गाय होती हैं, राजस्थान में मिलने वाली जो गाय की नस्लें होती हैं, वो सबसे बेस्ट मानी जाती हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूध भी देती है। ठीक है, और अगर बात करें स्पेशली यहाँ पे साहिवाल गाय के बारे में, साहिवाल गाय के बारे में बात करें, तो यह एक ऐसी गाय है जो कि आपका हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, आपकी पाकिस्तान में भी यह आपका पाया जाता है। और पाकिस्तान में कहाँ पाया जाता है, तो पाकिस्तान में यह आपकी जो पाई जाती है वह आपका सिंध प्रांत में पाया जाता है। ठीक है, सिंध प्रांत के पाकिस्तान में यह पाई जाती है, समझ गए। और यह जो साहिवाल गाय है वह मतलब कह सकते हैं कि दूध देने में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यही दूध आपकी देती है। ठीक है, और एक और आपकी यहीं पे गाय की मैं जिक्र कर लेता हूँ, उस गाय का नाम है गंगा तेरी। ठीक है, क्या नाम है उसका, गंगा तीरी गाय, जिसको हम जो कि स्पेशली आपका यूपी में पाया जाता है। गंगा तीरी इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में प्रश्न आप लोगों से पूछा भी गया था सीवीसीटी के पेपर में, तो आप लोग उसको जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर एक गाय का मैं जिक्र करूंगा, पुनः दोहराता हूँ, उसका नाम क्या है, गंगा तीरी, यानी गंगा जी के किनारे का आपका है। तो आपका गंगा तीरी गाय जो होती है, नस्ल की गाय, वह कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, और अगर यहीं पे हम बात करते हैं आपकी, ये तो भी हम लोगों ने किसकी बात किया था, तो जो आपकी दुधारू गाय होती है। अब अगर हम बात करें स्पेशली जो कि आपका द्विकाजी गाय होती हैं, यानी कि जो भारवाहक भी होती हैं और दूध देने वाली भी होती हैं, तो ये गाय मुख्यतः आपकी हरियाणा में पाई जाती हैं। ठीक है, ये गाय होती हैं आपकी मुख्यतः हरियाणा में ये पाई जाती हैं। हरियाणा में जो गाय पाई जाती हैं वह दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि वह दुधारू भी होती हैं और इसके साथ साथ वह भारवाही भी होती हैं।
ठीक है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि दुधारू गाय और भारवाही गाय कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका हरियाणा में पाया जाता है। ठीक है, पूछे कि गाय की वह नस्ल जो सबसे अधिक दूध देती है, तो वह कौन सी गाय आपकी गाय रहेगी, तो वह आपकी साहिवाल गाय रहेगी। ठीक है, और ये कहाँ पे गाय पाई जाती है साहिवाल गाय, तो यह आपका सिंध प्रांत जो कि आपका पाकिस्तान में है, यहाँ पे सबसे अधिक पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, साहिवाल गाय के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि ये इससे प्रश्न भी आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोगों ने गाय के बारे में चर्चा की, अब हम लोग बात करेंगे भैंस के बारे में। ठीक, देखिए भैंस अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये भी आपका पशुपालन में आता है, तो अगर हम बात करते हैं कि भैंस होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं भारत में, तो वह आपका यूपी में पाया जाता है। ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा भैंसों की जो अलग अलग नस्लें हैं वह पाई जाती हैं, और भारत में जो भैंस की नस्ल है वह कई प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर एक मुर्रा नाम सुने होंगे। ठीक है, एक वो अभी वेब सीरीज भी आई हुई थी, जो कि आपका क्या नाम था उसका, प्रधान जी करके थे, तो उसमें वो बोल रहे थे कि मुर्रा भैंस की जो दूध होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो मुर्रा भैंस हो गया। इसके अलावा एक और उसका नाम सबसे ज्यादा है, जिसको हम लोग नागपुरी भैंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक आपका आता है नीली भैंस। ठीक है, नीली भैंस ये भी आपका है। ठीक, और इसके अलावा जफराबादी, सतुरी, महसना, और आपका हो जाता है पंडरपुरी, ये सभी की सभी जो कहते हैं प्रजातियां हैं, वो भैंस की प्रजाति में आपकी आती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो आपकी अगर यहीं से प्रश्न आप लोगों से सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कि भैंस सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में भैंस सबसे ज्यादा पाई जाती है। अभी हम लोगों ने चर्चा की भैंस के बारे में, अब हम लोग देखते हैं भेड़ के बारे में। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर जो भेड़ जो है वह सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं आपके, तो वह तेलंगाना में पाए जाते हैं। ठीक है, तेलंगाना। ठीक, तो यानी कि भेड़ की जो संख्या है वह सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो वह आपके तेलंगाना में पाई जाती है। और भेड़ों की अगर हम प्रजाति के बारे में यानी नस्ल के बारे में बात करें, तो उसमें आपका कश्मीरी, कुल्लू, ठीक है, कश्मीरी हो गया, कुल्लू हो गया, चंबा हो गया, कावड़ा हो गया, ये सभी की सभी क्या है आपकी भेड़ की प्रजाति है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो भेड़ है वो कहाँ पाए जाते हैं आपके तेलंगाना पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। भेड़ के बाद जो आपका आता है वो बकरी है, क्योंकि दो ही चीज पूछता है आपका, सबसे ज्यादा यह आपका जो जानवर कहाँ पाया जाता है, इसकी प्रजाति कौन सी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आते हैं बकरी पर। ठीक, देखिए अगर बकरी की अगर हम बात करते हैं, तो बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। ठीक है, इसको गरीबों की गाय कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसको, कि बकरी को क्या कहा जाता है, गरीबों की गाय कहा जाता है। और बकरी से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, दूध, मांस, और भी बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती है इससे। ठीक है, और अगर बात करें कि हमारे यहाँ जो मांस का सबसे ज्यादा जो स्रोत है वह कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये बकरे से। बकरी मतलब बकरी और बकरा दोनों मिला करके, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे तो वहां पे बकरे बकरा दोनों मिला के दे देंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का जो तात्पर्य आपका इसी से ले लीजिएगा, बकरी और बकरा दोनों में की। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा जो स्रोत आपके पाया जाता है, तो बकरी में पाया जाता है, जो कि आपका 35% है। ठीक है, यानी कि जो मांस का आपका स्रोत है वो सबसे ज्यादा कौन सा है, तो 35% इससे है। और उसके बाद जो आपका पाया जाता है वह किससे पाया जाता है आपका, तो भैंसे से पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो पाया जाता है तो आपका गाय से पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका अगर सबसे ज्यादा प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो स्रोत होता है मांस का वह किससे पाया जाता है, तो आपका लगभग 35% जो पाया जाता है वह बकरी से पाया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली बकरी है तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका जमुना। ठीक है, जमुना पारी उसका नाम, जमुना पारी। ठीक है, जमुना पारी नाम की एक बकरी है जो कि इसका नस्ल है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर दूध भी देती है, और उससे सबसे ज्यादा क्या होती है, मांस भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि मांस और दूध दोनों जो देने वाली हम लोग का है वह कौन सा आपका है, तो जमुना पारी आपका सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो दूध का उत्पादन होता है, ठीक है, तो बकरियों से दूध का उत्पादन कितना हो सकता है, जो अच्छी नस्ल की होती हैं और खासकर जैसे जमुना पारी है, तो इससे लगभग यहाँ पर 2 से लेकर के 3 लीटर,
ठीक है, 2 से लेकर के 3 लीटर दूध का यहाँ पर उत्पादन हो जाता है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे 2 से लेकर 3 लीटर यहाँ पर आपका जमुनापारी जो कह सकते हैं कि बकरी है, उससे इसका उत्पादन होता है। और बकरी को क्या कहा जाता है? गरीबों की गाय भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज आपको बताना चाहेंगे, चूंकि हम लोग दूध के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, दूधों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो आपका दूध से संबंधित एक आपका चलाया गया था। ठीक है, दूध से संबंधित आपकी एक क्रांति चलाई गई थी, मतलब सफेद क्रांति जिसको बोलते हैं, या फिर श्वेत क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम इसको जानते हैं? श्वेत क्रांति के नाम से। ठीक है, और श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी आपकी 1970 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, यह कब हुई थी आपकी? 1970 में हुई थी। चलिए, बिल्कुल, श्वेत क्रांति के जो आपका शुरुआत हुआ था वह 1970 में हुआ था। और अगर बात करें कि इस ऑपरेशन का शुभारंभ किस योजना के तहत हुआ था, तो इस ऑपरेशन का जो शुरुआत हुआ था वह आपका फ्लड योजना के तहत हुआ था, जिसको हम लोग फ्लड 1 योजना कहते हैं। ठीक है, फ्लड 1 योजना के तहत इसकी शुरुआत मानी जाती है, और कब से? 1970 से यह आपकी मानी जाती है। और क्रांति का जो संबंध है वह क्यों आपका श्वेत क्रांति चलाया गया था? तो यह जो आपका दुग्ध उत्पादन है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन है, इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए आपका श्वेत क्रांति आपका चलाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको कि दुग्ध उत्पादन के लिए ही श्वेत क्रांति को चलाया गया था। और श्वेत क्रांति का के जनक जो किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन माना जाता है। और श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में होती है, यानी जुलाई 1970 में। और यह किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो फ्लड 1 योजना के तहत आपका यह ऑपरेशन फ्लड 1 योजना के तहत आपका शुरुआत किया गया था। अब यहाँ पे हम दूध की बात कर रहे हैं, दुग्ध उत्पादन की, तो इसी का नतीजा था कि सन 2019 में, सन 2019 में अगर हम बात करें दूध के उत्पादन में, भारत विश्व में सबसे नंबर 1 था। ठीक है, 2019 में अगर हम बात करें दूध उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे था? तो फर्स्ट रैंक पे आपका था। और सेकंड रैंक पे जो आपका नाम आता है वह आपका यूएसए है। ठीक है, यूएसए जो है वह सेकंड नंबर। दूध उत्पादन जो आपका था, मैंने अभी बताया कि इसमें 2019 में पहले स्थान पे कौन था? आपका भारत था। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आता है? आपका अमेरिका का नंबर आता है। ठीक है, अगर हम राज्यों की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा जो आपका दूध उत्पादन था वह किसके द्वारा हुआ था? वो यूपी के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो किसके द्वारा? यूपी के द्वारा इसका उत्पादन किया गया था। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। मैंने अभी बताया कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड। ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया था? ताकि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके। ठीक है, और ये आपका लगभग 3 चरण में चलाया गया था। पहला जो चरण आपका था 1970 से 1980 के बीच में था। ठीक है, 1970 से 1980। सेकंड जो आपका चरण था वह 1981 से लेकर के 1985 के बीच में था। और तीसरा जो आपका चलाया गया था वह 1985 से लेकर के 1996 तक यह चलाया गया था। यानी कि तीन चरण में यह ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया था। और यहीं पे आपको बताना चाहेंगे कि जो आप लोग का भारतीय डेयरी निगम है, ठीक है, भारतीय डेयरी निगम, ठीक, तो भारतीय डेयरी निगम की जो स्थापना हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? तो आपकी गुजरात में हुई थी। ठीक है, और गुजरात में कहाँ पे? तो आणंद नाम का एक जगह है, यहाँ पर आपका आणंद नाम का एक जगह है गुजरात में, यहीं पर आपका भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो सन 1970 में यह आपकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सन 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अगर बात करें तो ऑपरेशन फ्लड को सफल बनाना ही इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था। और वह किस निगम का सबसे मुख्य उद्देश्य था? तो भारतीय डेयरी निगम की सबसे मुख्य उद्देश्य में से एक थी। ठीक है, और इसके अलावा जो राष्ट्रीय डेयरी निगम था, इसके अलावा एक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की थी। ठीक है, जिसका स्थापना आपका सन 1965 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आपका था उसका नाम है आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। 35 नहीं बल्कि आपका 1965 में की गई थी। और यह किस इसके जो कह सकते हैं सूत्रधार कौन थे? तो इसके सूत्रधार जो थे आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे।
ठीक है, कौन थे आपके? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, जिनकी देखरेख में ही 1965 में आपका, ध्यान दीजिएगा, 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, जो पहला पशुपालन के लिए जो विश्वविद्यालय था, उसका नाम क्या था आपका? तो उसका नाम था राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान। ठीक है, शोध संस्थान। यह आपका कहां पे है? तो यह आपका करनाल, हरियाणा में। ठीक है, करनाल, हरियाणा में आपका स्थित है। ठीक है, यही आपका क्या था कि हमारे देश का पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी था। डीम्ड का मतलब होता है आपका कि दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो यह आपका था। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो बस आंख बंद करके आंसर दीजिएगा कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल आपका है। ठीक है, यहीं तक आप लोग का आज जो चैप्टर था वो समाप्त होता है।